नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। चिंतन शिविर और इसके अलावा अगर हम बात करें कई ऐसे मुद्दे जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी मुद्दा था और पुरानी हार पर मंथन था, नए चुनावों में कैसे जीत की जाए, इन सभी विषयों को लेकर कांग्रेस ने एक अहम बैठक की। सीडब्ल्यूसी की ये बैठक थी। लेकिन इनमें जिन मुद्दों को लेकर मंथन होना था, उस मंथन के बाद ये लग रहा था कि जब बैठक खत्म होगी तो कोई एक ठोस परिणाम निकलकर सामने आएगा, कोई नतीजा निकलकर सामने आएगा और वो नतीजा ऐसा होगा जो कांग्रेस का एक नया भविष्य तय करेगा। लेकिन 4.5 घंटे की मैराथन बैठक हुई और नतीजे में ये निकला कि अभी धरातल पर कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और आने वाले वक्त में तय किया जाएगा कि कांग्रेस किस स्ट्रेटेजी के साथ अपनी तैयारियों को अंजाम देगी। ये मंथन क्या इतना गूढ़ हो पाया है, अपने विषय को उतना छू पाया है जितना कांग्रेस चाहती थी, या फिर बाकी लोगों की जितनी नजरें थी? और आने वाले वक्त की क्या चुनौतियां कांग्रेस के सामने अभी खड़ी हुई हैं? उन चुनौतियों में क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक चुनौती है, या सिर्फ अपने चुनाव परिणामों को बेहतर करना ही सिर्फ एक चुनौती है? इन सभी विषयों को लेकर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उससे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी जुड़े हुए हैं और भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर अहमदाबाद से हमारे साथ शैलेश परमार जी जुड़ेंगे और कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर जयपुर से हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी कुछ ही देर में इस चर्चा का हिस्सा होंगे। ओम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं की तरफ रुख करेंगे। ओम जी, कल का जो 4.5 घंटे की जो मैराथन बैठक थी सीडब्ल्यूसी की, हालांकि उससे पहले सुबह सीपीपी की भी बैठक हुई थी, लेकिन सीपीपी की बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला और जब सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हुई तो उसके बाद भी बहुत ज्यादा तो बयान नहीं आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान आया, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा इस पूरी बैठक का कोई निचोड़ सामने लाता हुआ नजर नहीं है। आपको नहीं लगता कि अब बैठक का जो विषय है उसको थोड़ा और गंभीरता से चिंतन मनन करना होगा ताकि किसी परिणाम तक तो पहुंचे? देखिए, जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं इसके बारे में आज मैंने 1982 का मार्च के महीने में श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उस वक्त इंदिरा जी थी, उनका एक बयान पढ़ा अखबार में जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की समस्या अपनी अपनी समस्याओं से निपटने में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो आउटसाइडर्स, जो बाहर के लोग हैं, वो हमारे चिंतन को लेके, हमारे हमारे बदलाव को लेकर के हमारे बारे में ज्यादा चिंता करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे पंडित नेहरू के बाद में कौन होगा, इसको लेकर के बड़ी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री आराम से हो गए। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि जैसे मेरे बाद में कौन होगा, अब इसकी चिंता हो रही है, मेरे बाद में क्या होगा, बड़े आराम से हो जाए। उनके उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी हत्या हो गई थी, ये हमें मालूम है। और सचमुच में राजीव गांधी आ गए और कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल वही हाल आज है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर के, और ये जो कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहा, ये जो लोग इतिहास नहीं समझते या जो प्रोपेगेंडा लिटरेचर पढ़ते हैं, उनकी समझ है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने सारी पार्टियों की जन्मदाता है। कांग्रेस में हिंदू, सॉफ्ट हिंदुत्व भी आया है, स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व भी आया है, वो गए भी हैं। मदन मोहन मालवीय जो इनके अध्यक्ष रहे, वो हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष रहे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो एक 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 निर्माण किया, उसे पता है उनकी कैसी मनस्थिति थी। तिलक जो बहुत घोर हिंदूवादी थे, लेकिन वो कांग्रेस के कितने बड़े नेता थे, कितने बड़े देशभक्त थे। तो इसी तरीके से आज की स्थिति में जो 3 लोग हैं जिनकी चर्चा की जा रही है कि इंदिरा गांधी, ये सोनिया जी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, इनमें से ये सारे लोग, इनकी वजह से सारी का पार्टी का सत्यानाश हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। ये आकलन है जो विशेषज्ञ बने हुए हैं उनका। लेकिन हकीकत ये है कि इन 3 लोगों में, मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी के बारे में जो सीडब्ल्यूसी ने किया वो बिल्कुल ठीक कहा कि उससे ज्यादा तो सीधा सीधा आक्रमण, ये जो विचार बनाया है श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने, उस पर उनसे ज्यादा तीखा प्रहार तो कोई कर नहीं रहा। अब तीखे प्रहार को अगर आप तीखे प्रहार के रूप में सामने पेश नहीं करते हैं, जिनकी जिम्मेवारी है, वो प्रिंट मीडिया हो चाहे विजुअल मीडिया हो, अगर वो नहीं निभाते हैं तो ये कहा जाए कि साहब इनका वो था। मैं समझता हूँ कि बड़े वाजिब सवाल राहुल गांधी ने वक्त पर उठाए हैं और उनके जवाब मिलने चाहिए थे, जिन लोगों से गंभीरता से रिप्लाई की अपेक्षा की जाती थी, वो कभी उनको पप्पू, कभी उनको क्या कहते रहे। तो ये मैं समझता हूँ कि कल की जो बैठक हुई है, तो कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला, निश्चित रूप से इनमें इतना दम है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब में पूरी जगह पार्टी फैली हुई है, चाहे एमएलए या सांसद रहे या ना रहे, लेकिन संगठन है और संगठन कभी भी जीवित हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जीवित हुई या नहीं हुई? हमने देखा था कि 2 लोग ही संसद में रह गए थे, तो क्या उनकी
तो उनके ऊपर तंज कसे जाते हैं। ये एक नया तरीका चला है राजनीति का, जिसके अंदर तंज कसे जाते हैं, हल्के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, हल्की बात कही जाती है, तो छोटे लोग कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश की जाती है और फिर उसके बाद एक धारणा उस कैरेक्टर को लेकर बनाई जाती है। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, कल जो बैठक हुई है 4.5 घंटे की बैठक थी, ये उम्मीद की जा रही थी कि उस बैठक के बाद कम से कम या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कोई बात सामने आए या फिर हार का जो मंथन हो, उस मंथन के तौर पर कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए जाएं जो कम से कम एक ये बात तो सामने लाकर रखें कि जब भी हार होती है तो किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन उसके बाद भी कोई परिणाम सामने नहीं निकला। मतलब 3 जो खास मुद्दे थे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, हार पर मंथन की बात करें या फिर आने वाले चुनावों में जीत की बात करें, बाहर आकर किसी का कोई ऐसा ठोस बयान सामने नहीं आया जिससे ये लगे कि 4.5 घंटे तक आकर कोई बड़ा मंथन तो हुआ। प्रभात जी, देखिए कल जो मीटिंग हुई है उसमें अगर आप गौर करें तो उसमें बहुत सारी बातें बहुत स्पष्ट और साफ तौर पर सामने आई हैं कि केंद्रीय नेतृत्व में सोनिया गांधी ने खुद ने स्वीकार किया है कि पंजाब के मामले में उनसे गलती हुई। सबसे पहले उन्होंने जो अपना एक संदेश दिया है पार्टी को, ये दिया है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लीड करते रहें, उन्होंने साफ साफ कहा है, उन्होंने कोई थोपने की बात नहीं की, उन्होंने बात साफ कहा है कि अगर गांधी परिवार से आप चाहते हैं कि मुक्ति चाहते हैं और आपकी इच्छा है तो हम हटने को तैयार हैं। उनका सबसे पहला प्रपोजल उस मीटिंग में था, तो यही था। उसके बाद सोनिया गांधी जी ने इस बात को स्वीकार किया कि पंजाब के अमरिंदर सिंह को हटाने के मामले में उनसे देरी हुई। उसके बाद प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कहा कि हमको ये समझ में आ रहा था कि हम वोट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम मेहनत करना हमारी ड्यूटी थी, पार्टी को खड़ा करना हमारी जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने मेहनत की। तो सवाल यह कि नेतृत्व ने कहीं पर भी अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं किया, पहली बात प्रभात जी। दूसरी बात यह है कि पार्टी में जो कुछ चिंतन हुआ है इस बात को लेके, उसमें पार्टी को लेके 5 राज्यों में जो परिणाम आए हैं उसमें केंद्रीय नेतृत्व ही जिम्मेदार नहीं है। उसके साथ साथ जिम्मेदारी लेने के बाद भी सामूहिक जिम्मेदारी पार्टी की भी थी कि जो नेता हमारे क्षेत्रों में थे उनकी भी जिम्मेदारी थी। तो मैं समझता हूं कि सामूहिक रूप से हमारी पार्टी में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर इसमें कमी रही है। हम जुझारूपन पार्टी में खत्म हुआ है। मैं समझता हूँ नई चेतना पार्टी में नहीं आ पा रही है। तो उसके लिए जो बात आई है कि एक चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा, उस चिंतन शिविर में उन सारे हालातों पर चर्चा की जाएगी और उसमें क्या कुछ किया जा सकता है उस बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व ने सबसे पहले शेड्यूल मीटिंग बुला करके जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है पार्टी का, उसके साथ चर्चा की है। तो मेरा मानना यह है कि पार्टी की जो राजनीतिक विचारधारा है, उसका जो सोच है, उसको स्थापित करने के लिए चर्चा का एक स्थान बनाया गया है। और आने वाले चिंतन शिविर में इस पार्लियामेंट सेशन के बाद जैसे सेशन खत्म होगा, ये चिंतन शिविर आयोजित होगा और उनमें उन कारणों पर भी बात होगी जिसकी वजह से हमारा ये हाल हुआ है और उसके साथ आगे क्या किया जा सकता है उस रणनीति पर चर्चा होगी। तो राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, वो पार्टी है कि पूरे देश में बिखरी हुई है, वो घास है, एक बारिश होती है और ये हरी हो जाती है। तो हमारा बेस जो है बहुत बड़ा है, लेकिन ठीक है, मानते हैं कि हमारी मुश्किल ये है कि हम छल की राजनीति नहीं करते, हम धोखे की राजनीति नहीं करते, हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम सीधी सादी एक विकास की बात करते हैं। लेकिन अब जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह का परिपथ देश में है, उसमें मतदाता एक नया प्रयोग कर रहा है, तो उसे प्रयोग करने का अधिकार है, उसने किया है और हमको एक उसने मौका दिया है विपक्ष में बैठने का, तो हम भी उसका अध्ययन कर रहे हैं और आने वाले समय में इन सारी चीज देखते हुए आगे चर्चा करेंगे। जी ओम जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के सामने अब बीजेपी अकेली चुनौती नहीं रही है? बीजेपी तो जिस तरह से जिस गति से आगे बढ़ रही है, अलग अलग राज्यों में उनकी सरकार बनती जा रही है, एक नई चुनौती उनके सामने आम आदमी पार्टी हो गई है। ऐसे में कांग्रेस को अब दोनों तरीके से सोचना होगा, उसे सिर्फ बीजेपी से ही मुकाबला नहीं करना, एक जो धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व बढ़ा रही है, दोहरी चुनौती एक तरह से वो सामने लेकर आई है। देखिए, आम आदमी पार्टी, मैं ये कह रहा हूँ कि रीजनल पावर जिनको कहना चाहिए, रीजनल पावर अगर अलग अलग नामों से उदय होता है, आम आदमी पार्टी भी एक रीजनल पावर है जो दिल्ली से उदय होकर के आसपास में पहुंच रही है। लेकिन कांग्रेस के पास में लंबा दृष्टांत है। कांग्रेस के सामने वर्तमान, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस को ये महसूस नहीं हो रहा, पता नहीं है कि उनकी समस्या क्या है। उनकी समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने और उनके सहयोगियों ने एक बहुसंख्यकवाद स्थापित किया है पूरे मुल्क के अंदर, और उसमें ऐसे समूहों को अपने साथ में बांध लिया है जो अपने कॉन्ट्राडिक्शन के कारण परेशानी में पड़े हुए थे। उनको कैसे वापस उनकी कैसे वैचारिक रूप से मजबूती लाई जाए, उनको जोड़ा जाए संगठन के साथ में, ये कांग्रेस की समस्या है। ये पराजय होना कांग्रेस के लिए कोई खास बात नहीं है। कांग्रेस जैसे खुद ही बता रहे हैं कि कहीं से अगर रुकती है तो पूरे घास की तरह से बढ़ जाती है। सच है कि ये कांग्रेस हमारे मुल्क की जरूरत है,
उसको काटने की बात सोचना अपने आप में बड़ी हास्यास्पद लगती है, क्योंकि हम संकीर्ण हो नहीं सकते। हमारे मुल्क में, हमारी फिलोसफी में, हमारी कल्चर में संकीर्णता नहीं है। अब हम देव कुटुंब के हामी हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के सामने समस्या है। थोड़ा सा ये विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद में संगठन ठीक कर लेंगे। और ये कोई अगर कहता है कि गांधी परिवार को हटा दो, गांधी परिवार के सेक्रीफाइस का तो कोई नमूना नहीं है पूरे मुल्क के अंदर। ये जितने लोग बैठे हुए हैं जो अभी बड़ी बातें करते हैं, गांधी परिवार की आलोचना करते हैं, उनका कोई उंगली भी नहीं कटी होगी। उन लोगों ने तो अपने प्राण दे दिए, उन लोगों ने इस देश को बुनियाद दी है। उन लोगों ने, यानी कांग्रेस के साथ में उन इंडिविजुअल्स का कमिटमेंट ऐसा रहा है। ये चाहते हैं कि अगर ये हट जाए तो उसके बाद में जैसे G23 नजर आता है, कभी G7 नजर आते हैं, इस तरीके के लोगों को मौका मिल जाए। उनका बिल्कुल सही सवाल उठाया। मैं इसी सवाल के साथ शैलेश परमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, ये कहा जा रहा है, कांग्रेस के बड़े नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी सिर्फ इस वजह से गांधी परिवार को उसके नेतृत्व से हटाना चाहती है क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में अगर गांधी परिवार यहां पर नेतृत्व में बना रहता है तो वो बीजेपी के लिए कठिन परिस्थितियां ला सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस में गांधी परिवार को हटाकर गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं। क्या सही है? गांधी परिवार को रखना या नहीं रखना वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, मगर हमें तो गांधी परिवार से फायदा है। देखे तो सभी राज्य गांधी परिवार के कांग्रेस के पास से चले गए हैं। जब से राहुल गांधी आए हैं, एक से एक स्टेट कांग्रेस के पास से चले जा रहे हैं। तो हमें तो राहुल गांधी से फायदा है कि राहुल गांधी जब तक रहेंगे तो कांग्रेस को साफ कर देंगे। ये कांग्रेस जो है वो परिवारवाद में चलती पार्टी है। कांग्रेस जो है वो जुद्धवाद, जो गुटबंदीवाद में पली बड़ी पार्टी है। कांग्रेस जो है वो बूढ़ी पार्टी है। और महात्मा गांधी जी ने भी बोला था कि कांग्रेस का विसर्जन किया जाए, मगर वो महात्मा गांधी जी का सपना हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह पूरा करेंगे और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में वो सफलता प्राप्त करेंगे। कांग्रेस की CWC की बैठक हो तो उसमें क्या कहेंगे कि ये हमारे पास से एक राज्य चले जा रहे हैं। पहले दिल्ली में कांग्रेस थी, वहां आम आदमी पार्टी आई। बाद में पंजाब में कांग्रेस थी, वहां आम आदमी पार्टी आई। गुजरात के चुनाव में कहीं भी कॉरपोरेशन से लेके, तहसील से लेके, डिस्ट्रिक्ट का पंचायत में भी कहीं भी कांग्रेस का कोई चुना हुआ बड़ा नेता सामने नहीं आया। तो ये मैं सभी मिला के ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस कितनी भी मशक्कत कर ले, जब तक गांधी परिवार का उसके ऊपर पंजा है तब तक कांग्रेस पार्टी कहीं भी शासन में आएगी नहीं। अभी उत्तर प्रदेश गया है उनके पास से, पंजाब गया है, दिल्ली गया है, धीरे से अब एक राजस्थान बचा है। राजस्थान भी चला जाएगा तो राहुल गांधी जी का काम पूरा हो जाएगा। राहुल गांधी जी जैसे बात कर रहे हैं बच्चों की तरह, वो भी हमने सुना है। राहुल गांधी जी बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, वो भी हमने सुना है। मगर नरेंद्र भाई मोदी जैसे विश्व के फलक पर हमारे भारत देश को ले जा रहे हैं, यूक्रेन से स्टूडेंट को लाना हो वो बात भी हो तो इंडिया का जो झंडा है, भारत का झंडा है, वो बैग पे लटका के आते थे तो वो कोई बोल नहीं रहा था। रशियन आर्मी भी उसको सपोर्ट करती थी, यूक्रेन आर्मी भी सपोर्ट करती थी। हमारे भारत के झंडे की ताकत इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान वाले भी हमारे भारत के झंडे का यूज करके वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं। यही भारत के झंडे की ताकत है, यही भारत की ताकत है। वो नरेंद्र भाई मोदी ने वैश्विक फलक पर बता दिया है। आधिकारिक तौर पर कोई बात ऐसी सामने नहीं आई है। जो व्हाट्सएप पर जो जितने चीजें आ रही है ना, सोशल मीडिया पर जो अपुष्ट चीजें आ रही हैं, आप उन सभी बातों को कोट कर रहे हैं। खैर, ये आपने उनको किस तरीके से लिया वो आपकी आप जानते हैं उन चीजों को। प्रदीप जी, आपके पास आना चाहेंगे। ये कहा जा रहा है कि कल जो मीटिंग हुई थी CWC की बैठक, उसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जिनको प्रभारी बनाया गया था, वो जो अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए हैं, कम से कम उन पर किसी तरह का कोई कड़ा एक्शन तो होगा। लेकिन ये कड़ा एक्शन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो प्रभारी थी वो प्रियंका गांधी थी। अगर सभी पर कार्रवाई होती तो उन पर भी कार्रवाई करनी पड़ती। इसी वजह से कल कोई कड़ा निर्णय नहीं लिया गया। प्रभात जी, मैंने अभी पूर्व में भी कहा, लेकिन उससे पहले मैं ये परमार जी ने जो बात अभी कही है गांधी परिवार के बारे में, मैं उसमें कहना चाहता हूं कि गांधी परिवार की तो महिमा मोदी जी ने भी स्वीकार की है।
2014 के चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, नेट गया। प्रदीप जी शायद जी गांधी परिवार की जो बात की थी ना, मैं महात्मा गांधी परिवार की बात नहीं की, मैंने फिरोज गांधी परिवार की बात की है। फिरोज गांधी परिवार जैसे आ गया है इसकी बात की है, इसलिए गांधी परिवार का मतलब अलग ना हो वो मैं कहना चाहता हूँ। शैलेश जी उसको प्रदीप जी अपनी बात कहेंगे, लेकिन जब तक प्रदीप जी आते हैं तब तक मेरे ख्याल से मैं ओम जी के पास जाना चाहूंगा। ओम जी, कुछ नाम आए थे जिसमें G23 की अगर हम बात करें, वहां से भी एक नेता का नाम आया था कि अगर मान लीजिए संभावित तौर पर गैर गांधी परिवार से अगर किसी को सामने लेकर आया जाता है, लेकिन ऐसे में ये बात जरूर है कि मंथन को लेकर मंथन हो तो गया, अब चिंतन किया जाएगा। चिंतन इससे पहले भी हुआ था, लेकिन जो घटता आंकड़ा है राज्यों का, लास्ट में सिर्फ रिजल्ट को देखा जाता है, परिणाम देखा जाता है। उससे पहले की जितनी कोशिशें रही हैं उन कोशिशों का जो रिजल्ट होता है वो उन आंकड़ों के जरिए सामने आता है। आने वाले वक्त की चुनौतियों को लेकर भी अब जब मंथन की बात आ रही है तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाल दिया गया। कल उसको लेकर बड़ा मंथन नहीं हुआ, कहा जा रहा है कि जयपुर में चिंतन शिविर किया जाएगा। आपको नहीं लगता कि अभी और देरी किए जा रहे हैं? जल्द से जल्द इन सब चीजों पर गौर करने की जरूरत है कांग्रेस को। देखिए, मुझे किसी और का पता तो नहीं, लेकिन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा दिल्ली में वो मैंने गौर से सुना है और उनकी बात बड़े आसानी से समझ में आई कि राजीव गांधी और गांधी परिवार का जो कंट्रीब्यूशन है, जिनको कि इन्होंने बाद में जो बीजेपी के साथ बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि फिरोज गांधी, इसका मतलब इनको पता नहीं है कि फिरोज गांधी तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने कि उस वक्त के प्रधानमंत्री को सीधे ही चुनौती दे डाली थी लोकसभा के बीच में, और 2-3 लोगों को जो भ्रष्टाचारी थे उनको बेनकाब किया था और कष्टमाचारी को त्यागपत्र देना पड़ा फिरोज गांधी की वजह। फिरोज गांधी तो इतना क्रांतिकारी आदमी थे। खैर नहीं, हाँ वो ये इतिहास का ज्ञान अब हम क्या करें, जैसा भी उपलब्ध है बाजार में वैसा ही चलेगा। लेकिन ये तय है कि कल जो फैसला हुआ उसके अंदर ये था कि हम इनका झगड़ा कुल मिला के वैचारिक रूप से है कि हमारे मुख्यमंत्री फरमा रहे थे कि नरेंद्र मोदी बड़े चीजों को बनावटी करके वो सामने रखते हैं, जबकि ये साफ सुथरी बात करते हैं गांधी या सोनिया जी और सारा। मेरा सब समझ में आ रहा है कि सिंपल तरीका एक ही है कि जितने भी, अगर आप इनको फासिस्ट और सांप्रदायिक पार्टियां या गठबंधन मानते हैं जो इस वक्त देश में शासन कर रहा है, तो उसको अपदस्त करने के लिए आपको दूसरी सब लोगों को एक साथ बैठना पड़ेगा। एक साथ बैठकर अपने अपने स्वार्थ त्यागने पड़ेंगे, अपने वो छोड़ने पड़ेंगे कि हम अपने आइलैंड पे किसी और को नहीं आने देंगे। ये सब करके जिसका जहां दम मुझमें उसको स्वीकार करके और मैदान में उतारा। तो श्रीमती गांधी ने कैसे लूज किया था आपातकाल के बाद में, हमारे सामने नजीर है ये, और उससे बड़ी नजीर क्या हो सकती है। तो जो अगर आप ये बोल रहे हैं कि फासिस्ट और सांप्रदायिक ताकतें हैं जो शासन कर रही हैं, तो इनको नष्ट करने के लिए आपका सहज रूप से सबको साथ में, जो नाराज हैं इनसे साथ में लीजिए और मैदान में आ जाइए। लेकिन आप अपना लालच पे नहीं छोड़ पाए। गलती जो हुई है जिसकी चर्चा चिंतन सौर में करेंगे कि अगर आपको लग रहा था कि यूपी में आप अपनी जीवित रहने का सिलसिला तो कर रहे थे, लेकिन यूपी में आपने नुकसान तो पहुंचाया है ना, अपने आप को भी पहुंचाया और साथ में उनको भी जो सचमुच में जीत सकते थे। तो यही सब चिंतन में कैसा गठबंधन बनना चाहिए जी। प्रदीप जी, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, शैलेश परमार जी ने जो कहा था उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, नेटवर्क की वजह से दिक्कत होगी थी, आप अपनी बात पूरी करें। प्रदीप जी अपनी बात पूरी करें सर आप। जी, मैं ये कह रहा था कि जो मीटिंग हुई है उसमें ये बात तय हुआ है कि जो चिंतन शिविर होगा उसमें पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी और सारे जो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई है उन सारे मुद्दों पर चर्चा के बाद एक रणनीति तय की जाएगी। उसके लिए चिंतन शिविर में सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाना है। ठीक है, एक गांधी परिवार को लेकर आप बात कर रहे थे, शैलेश जी ने जो बात कही थी उसका जवाब आप देना चाह रहे थे, लेकिन नेटवर्क की वजह से आपकी दिक्कत आ गई थी। मेरा यही कहना था कि मोदी जी ने भी गांधी परिवार सेवाएं ली हैं। आपको 2014 में जब सरकार मोदी जी ने बनाई थी तो सरकार में बनने के बाद मेनका गांधी और वरुण गांधी जी को बीजेपी मेनका गांधी को मंत्री बनाया, तो उस गांधी परिवार का इस्तेमाल तो मोदी जी ने किया। और उसके बाद इस गांधी परिवार ने जो हमारे साथ में सोनिया गांधी जी, राहुल जी रहे हैं, प्रियंका जी रही है, 20 साल के इस पूरे राजनीतिक कैरियर में उन्होंने कोई पद नहीं लिया सरकार में। उन्होंने सरकार बनाई, सरकार को मार्गदर्शन किया, लेकिन उन लोगों ने कोई भी लेने से इनकार किया और कांग्रेस की सेवा करते रहे। तो सवाल यह, गांधी परिवार भी चुनाव जीत कर आता है, गांधी परिवार के प्रति द्वेष फैलाने का जो काम ही करते हैं, तो अभी राजनाथ सिंह के लड़के जो उनके चुनाव जीते हैं, पंकज सिंह वहां से नोएडा से, उनको मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। क्या
बीजेपी में क्या जी। मंत्री जो है वो नहीं बन रहे हैं? तो सवाल यह, गांधी परिवार को सिर्फ बदनाम करने की जो नीति है, तो गांधी परिवार ने त्याग दिया, बलिदान किया, इंदिरा गांधी ने बलिदान किया, राजीव गांधी ने अपना बलिदान दिया, उसके बाद आप देखें तो सारे जो लोग हैं इन्होंने त्याग देकर प्रदीप कांग्रेस जी, को खड़ा इस पे एक बात है। प्रदीप जी, मुझे उनके बलिदान को लेकर नहीं है। मान लिया, प्रदीप जी उनके बलिदान को लेकर जो इतिहास में दर्ज है और जो सब जानते हैं, मेरे ख्याल से उस बलिदान को लेकर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा, चाहे इंदिरा गांधी की बात करें, नेहरू की बात करें या फिर राजीव गांधी की बात करें। लेकिन उस बलिदान को बिल्कुल याद रखा जाए, पर नेतृत्व, अब देखिए टीम कोई भी काम कर रही हो, अगर वो परिणाम नहीं दे पाती है तो ये नैतिक जिम्मेदारी नेतृत्व की बैठती है। उन्होंने कही भी ये बात, जैसा आपने कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा है, लेकिन क्या नेतृत्व में बने रहने के साथ ही उस पार्टी को आगे जिंदा ले रखा जा सकता है, या फिर आपको नहीं लगता कि एक कम से कम एक प्रयोग तो किया जाए? अगर मान लीजिए कोई मांग उठ रही है, हो सकता है कि सलाहकार मंडली खुले तौर पर नहीं बोल रही हो इस बात को कि नेतृत्व परिवर्तन किया जाना चाहिए, G23 ने अपनी बात ये सामने रखी है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसी सलाहकार मंडली के साथ बैठकर इस पर चर्चा की जानी चाहिए कि अगर गैर गांधी परिवार से कोई नेतृत्व सामने आता है तो इससे जाहिर तौर पर जो शहीद अभी तक हुए हैं गांधी परिवार के, उनकी उनकी शहादत कहीं कम नहीं होगी, उनका जो योगदान है राजस्थान की राजनीति और भारत के निर्माण में कोई कम नहीं होगा। लेकिन अगर नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं तो कम से कम एक स्तर पर जाकर सोचा तो जाए। प्रभात जी, कल की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की पहली लाइन ये है कि सोनिया जी ने कहा कि अगर हमारे परिवार को हटने से इसका लीडरशिप डेवलप होती है तो तैयार है। उनका पहला सेंटेंस ये है। सीडब्ल्यूसी की कार्यवाही इस कथन के साथ शुरू हुई है और उसके बाद सभी ने एक मंच से कहा कि नहीं, हमें सोनिया गांधी के नेतृत्व में विश्वास है। तो सवाल यह है कि जब मीटिंग हो रही है, बात हो रही है, उन्होंने प्रस्ताव सबसे प्रथम अपने दल को प्रस्तुत किया, उसके बाद सभी ने कहा कि नहीं, सोनिया गांधी की नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हैं। तो अब सवाल है कि आस्था भी व्यक्त करते हैं तो फिर उस पर रणनीति बनाने की बात तो अब होने की बात चिंतन शिविर में होनी है। तो ये तय हो चुका है कि उनके नेतृत्व में विश्वास है, सबकी उनमें आस्था है, तो सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही बैठ करके ये बात चर्चा होगी, इन कारणों पे विचार किया जाएगा और कांग्रेस को किस तरह से मजबूत किया जाए। कल मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि चुनाव जीतना आना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है देश को बचाना, सांप्रदायिकता से बचाना, बेरोजगारी से बचाना, महंगाई से बचाना। तो ये जो प्राथमिकता तो बैठा जाए, उन्हीं के लिए हम उत्तर प्रदेश में सपा विपक्ष के तौर पर देखिए, अगर आप लग रहा है कि सांप्रदायिकता से बचाना चाहते हैं तो एक सत्ता पक्ष में नहीं आते तो मजबूत विपक्ष के तौर पर रहें। मजबूत विपक्ष के तौर पर भी तो नहीं आ पा रहे हम। चल खैर, ओम जी के पास आना चाहूंगा मैं। ओम जी, क्या लगता है आपको? देखिए, खुद सोनिया गांधी अगर ये कहती हैं कि अमरिंदर सिंह के मामले को लेकर मुझसे गलती हुई, और भी कई ऐसे फैसले रहे जिनको लेकर सोनिया गांधी पर सवाल, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कैंपेन चलाया, वैसे उसकी बहुत तारीफ हुई, लेकिन जो भीड़ दिख रही थी वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाई। तो प्रियंका गांधी का नेतृत्व भी कहीं ना कहीं कमजोर रहा। तो आपको नहीं लगता कि अभी फिलहाल जब एक तरफ तो गलतियों को मानना, लेकिन उन गलतियों से सबक नहीं लेने वाली स्थिति में अभी कांग्रेस नहीं आ पा रही है? देखिए, मानने के साथ में तय हो गया कि सबक ले लिया। जहां आपने माना कि हमने सब ये, अगर हम लड़ते नहीं और हमने पहचान लिया था कि हम विजयी होके नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए, क्योंकि आप कितने एमएलए निर्वाचित है उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन एक मैसेज गया जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसका मतलब मैसेज नहीं होता ना, वरना कि कांग्रेस कहीं थी नहीं, कि आवाज ही नहीं है। ये मैसेज नहीं है, ये मैसेज है कि कांग्रेस बरकरार थी, लेकिन कांग्रेस को लोगों ने वोट नहीं दिया। वोट चले गए, एक तरफ अगड़ों के चले गए, एक तरफ पिछड़ों के चले गए, एक तरफ सब चीजें भी गायब हो गई जिसने इतना बहुमत हासिल किया था। तो ये सारा चिंतन शिविर में ही ये सारी बातें होंगी। ये तो इसलिए कहा कि बाहरी लोगों से क्या कहना चाहिए कि बाहरी लोगों के बयान सुन करके कह दिया सोनिया गांधी ने, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं थी कि साहब हम लोग, अगर आप लोग मानते हो कि हम लोग, हमारी वजह से सब कुछ हुआ, ऐसे कैसे मान सकते हैं? ऐसे मानने वाले लोग तो कांग्रेसी या उस पार्टी की स्थिति को या उसकी विचारधारा को ही नहीं समझ रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं। यही तो सारा G23 के लिए यही तो था कि आप विचारधारा को ही, मतलब CWC के मेंबर होकर के जो आप बात जाकर के तत्काल सोनिया गांधी से या अध्यक्ष से कर सकते हैं, वो आपने ना की और आपने चिट्ठियां लिखना प्रारंभ कर दिया। यही तो झगड़ा था। यही सारी चीजें कि इस तरह की बातें ना हो, हमारी अपनी अंदरूनी एकता बनी रहे, वो चिंतन स्वर में तय होगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। और वो फैसला हो गया। फिर बहुत ये बड़ा वाजिब है, एक पार्टी अपने आप का मूल्यांकन कर रही है और वो जाकर के काम करेगी। समय कम है, प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रदीप जी, समय कम है, कम समय में अपनी बात रखिए। यह कि चुनाव में एक बात, नई बात देखी कि मतदाता रुझान है वो बहुत परिवर्तित किया हुआ है। मतलब मतदाता भी एक एक्सपेरिमेंटल कम्युनिटी हो गई है। इस चुनाव में मतदाता ने दिखाया कुछ है, व्यवहार कुछ किया है और वोट कुछ दिया है। तो मैं समझता हूँ अब मतदाता सिर्फ भोगने की वस्तु नहीं रह गई है। इन चुनावों में मतदाता अपनी स्थिति को
देखते हुए, केंद्र में रखते हुए इन चीजों को एंजॉय कर रहा है, और वो वही कर रहा है जो उसे करना है, लेकिन उसका भान अब वो राजनीतिक पार्टियों को नहीं होने देता है। तो मैं समझता हूँ ये भी एक नया फील्ड तैयार हुआ है जिसमें हम चर्चा करनी चाहिए, और राजनीतिक पार्टियों के मतदाता के रुझान को समझने के लिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिल्कुल, मनोस्थिति को उनको समझना होगा और इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है उस पर बात करनी होगी, और ये देखना होगा कि अभी आने वाले वक्त में चिंतन शिविर क्या नया परिणाम सामने लेकर आता है। पिछली बार जब चिंतन शिविर हुआ था, जहर के घूंट की बात हुई थी। इसके साथ ही अब की जब हम बात करें तो कुछ कई शिकायतें कांग्रेस के बड़े नेताओं की ये रहती हैं कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के जो दरवाजे हैं वो बहुत कम खुले हुए हैं। उन पटों को थोड़ा और ज्यादा खोलना होगा ताकि कोई भी अपनी बात को खुले तौर पर सीधा जाकर कह सके। 2-2, 3-3 महीने तक मिलने का समय नहीं मिलने की शिकायतें उनके पास आ रही हैं। मुझे लगता है इन सभी शिकायतों को सक्रिय तौर पर देखना चाहिए। कहीं ना कहीं जो कमी रह गई है उस पर मंथन करते हुए, उस पर विचार करते हुए, और कांग्रेस को अपने पुराने जो राजनीतिक इतिहास रहे हैं उन इतिहासों को दोहराने का मौका दिया जाए। इसके लिए कांग्रेस को जमीनी स्तर पर सोचना होगा। एक चुनौती उनके सामने अकेली बीजेपी नहीं है, अब और भी दूसरे क्षेत्रीय दल हैं जो राष्ट्रीय दल बनने की ओर अपने कदम बढ़ा रखे हैं, वो भी उनके लिए चुनौती हो सकती है। और साथ ही खुद अंदर कांग्रेस में अगर किसी तरह की नाराजगी है तो उसको भी उन्हें दूर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। हमारी खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।